कि दिल्ली में 1026 वक्फ प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड कहता है, लेकिन इन 1026 में ये 990 वक्फ प्रॉपर्टियां उन्होंने काउंट नहीं की हैं, ये 320 वक्फ प्रॉपर्टियां उन्होंने काउंट नहीं की हैं। अब आप सोचिए, इतनी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टियां होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारे पास सिर्फ 1026 प्रॉपर्टियां हैं। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टियां कैसे निकले? आज मैंने मुकदमा फाइल किया, कल हो सकता है सलीम मुल्ला साहब मुकदमा फाइल करें। ये सारे के सारे मुसलमान कानून की नॉलेज रखते हैं। जब कानून की नॉलेज रखते हैं, सब कुछ होता है, तो फिर दफा 50 का वायलेशन कैसे करने दिया गया? कैसे भारत की सरकार ने प्रॉपर्टियां एक्वायर की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, अनवर साहब, जब्बार साहब को, सलीम साहब को, तमाम साथियों को और इस फोरम को कि उन्होंने एक इतना अच्छा उन्वान लेकर के इस वेब मीटिंग को मुनक्कद किया है। ये सेमिनार या वेबिनार जो ये चल रहा है उसके लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को, वक्फ को ज़्यादातर लोग रूखा मानते हैं, सूखा मानते हैं और इसमें इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं। तो इसलिए चूँकि इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर लोग रूखा और सूखा मानते हैं, तो उस सब्जेक्ट पर एक पूरा वेबिनार का ऑर्गेनाइज कर देना अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो मुझे आज मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का और पूरे देश के साथ रूबरू होने का। इस सब्जेक्ट पर जो कुछ दिल के अंदर चीज़ें हैं जो मेरे आज तक एक्सपीरियंस में आई हैं, मैं आप सबके सामने वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। और साथ में मैं आखिर में इस पर आऊँगा कि हमारी अब क्या मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए और हम लोगों ने क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को एकजुट करने के लिए या आज़ाद करने के लिए। जो लिबरेशन नाम से ही लगता है कि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की या वक्फ प्रॉपर्टियों की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत यहाँ पर कहाँ से हुई। मेरा जहाँ पर ऑफिस है दिल्ली में, जंगपुरा एक जगह है, जंगपुरा में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को शहीद कर दिया गवर्नमेंट ने ये कहकर कि ये गैर कानूनी मस्जिद है और सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। जब हमारी आंखों के सामने मस्जिद शहीद हो गई, ये अगस्त 2010 की बात है, तो बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, दुख हुआ। उस दुख ने हमें कन्वर्ट कर दिया इस वक्फ एक्टिविस्ट के तौर पर। हमने उसमें फिर अपने हाथ पैर मारे कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आपको ताज्जुब होगा ये बात जान करके कि उस मस्जिद के बारे में जो रिकॉर्ड हमारे हाथ में आया वो ये था कि वो मस्जिद अपने आप में मालिक थी 6 बिस्वा और 6 बीघा 13 बिस्वा ज़मीन की। यानी जो मस्जिद मालिक थी, जो गजट था 1971 का 29 सितंबर का, उसमें मालिकाना हक था मस्जिद का 6 बीघा 13 बिस्वा जमीन का, यानी तकरीबन 7,500 गज जमीन। उस मस्जिद को यह कहकर गवर्नमेंट ने डेमोलिश कर दिया कि यह मस्जिद इलीगल है, यह सरकारी जमीन पर बनी हुई है। यहां से हमारे कैरियर ने नया रुख मोड़ा और वो उसने मोड़कर हमें यहाँ इस दहलीज पर लाके खड़ा किया कि आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर। खैर, उस मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई। उस मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पास में एक दूसरी जगह है पार्क के अंदर, जो सेंट्रल प्लेस है, 300 गज ज़मीन हमने अलॉट करवाई। उसमें अल्लाह का शुक्र है एक बहुत शानदार मस्जिद आज की डेट में कायम है। तो एक ये चीज़ रही। यहीं पर जब हम इन सब चीज़ों को काम कर रहे थे तो हमें पता लगा कि दिल्ली में 990 वक्फ की प्रॉपर्टियाँ लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसमें और तमाम धर्म के लोग भी शामिल हैं। क्योंकि जब एक चीज़ बढ़ रही होती है, उसका कोई रखवाला नहीं होता है, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता है, तो वो जगह जगह बढ़नी शुरू हो जाती है। तो 990 वक्फ प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर लोगों ने कब्जा कर ली थी। इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लगी, तमाम डॉक्यूमेंट हमने हासिल किए। उन डॉक्यूमेंट को हासिल करते करते हमें तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया। 3 साल के वक्त की मेहनत के बाद में हमें तमाम वो ऑर्डर्स हासिल हुए कि 990 वक्फ प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखी हैं। ये 990 वक्फ प्रॉपर्टियों के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लिखा, हमने यहाँ के जो सीएम थे उस वक्त केजरीवाल साहब, उनको लिखा, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लिखा। उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना देना होता है। फिर हमने उस लिस्ट की तस्दीक करी दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक आरटीआई लिखकर कि ये हमारे पास लिस्ट है, क्या आप तस्दीक करते हो ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं? तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां हम तस्दीक करते हैं और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन वक्फ प्रॉपर्टियों को इलीगली कब्जा किया हुआ है।
और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन वक्त प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर्स सीईओ साहब ने कर रखे हैं, और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन ऑर्डर्स की आज तक भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। ये सारी चीजें हासिल करने के बाद में हम दिल्ली हाईकोर्ट में गए। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नंबर था उसका 6301 ऑफ 2015, 6301 ऑफ 2015। ये रिट पिटिशन हमने फाइल करी 2015 में। जब हम रिट पिटिशन फाइल कर रहे थे तो फिर हमने और जो वक्फ बोर्ड के अंदर चीजें होती हैं कि भाई इसके असली मामला क्या है, कब्जा क्यों हो जाती है, कब्जा कैसे छुड़ेगा, तो हमारे सामने एक चीज और आई निकल के कि 2013 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था, जो अमेंडमेंट किया था वक्फ एक्ट का, उसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट ये कर दिया था जिसकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं करता हूं कि पहले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर्स सीईओ कर सकते थे। सीईओ जो वक्फ बोर्ड के होते हैं उनके पास पावर थी वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करवाने के ऑर्डर करने की, लेकिन वो पावर उनसे छीन ली गई और वो पावर कन्फर कर दी गई ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल ही वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर कर सकता है। अब आप ये देखिए कि 2013 में ये अमेंडमेंट हो गया, सीईओ की पावर वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करवाने की छीन ली गई और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दे दी गई, लेकिन दिल्ली में कोई भी वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं था। कोई वक्फ ट्रिब्यूनल कायम पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। सबसे पहले कर्नाटका के अंदर हुआ था, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी, उस पिटीशन में ऑर्डर्स हुए थे उसके। हमने अपनी इस पिटीशन में दोनों चीजों के लिए गए कि साहब ये 990 वक्फ प्रॉपर्टियां जो लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, इसको खाली करने के ऑर्डर करवाए जाएं और इनको एग्जीक्यूट करवाया जाए ऑर्डर्स को, और वक्फ ट्रिब्यूनल को कायम किया जाए। क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल कायम न होने की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट उससे पहले रोज स्टे कर रही थी तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों पर। जो भी आदमी वक्फ प्रॉपर्टी को खाली करने के ऑर्डर्स होते थे कि साहब चूंकि ट्रिब्यूनल नहीं है इसलिए कोई खाली करने की ऑर्डर नहीं हो सकते, उस पर स्टे दिया जा रहा है। तो ये चूंकि बंदरबाट हो रही थी वक्फ प्रॉपर्टियों की, हमने दो चीजें इसमें मांग करी। 2015 में हमने जुलाई 2015 में ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर गए। हम 7 जुलाई 2015 को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मामले की संजीदगी को सोचा और उसके बाद में नोटिस किए दिल्ली सरकार को कि साहब आपने अभी तक खाली करवाई क्यों नहीं है, एसडीएम क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि दफा 54 जो वक्फ एक्ट का है उसके अंदर एसडीएम को पावर्स हैं खाली करवाने की और एसडीएम पुलिस की भी सहायता ले सकता है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टियों में ऐसा क्यों होता है कि 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं 990 प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, खाली करने के ऑर्डर से खाली नहीं करवाए गए हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर किए, दिल्ली सरकार ने जवाब दिया, वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया। वक्फ बोर्ड ने फिर ये कहा कि साहब इसमें हमें पार्टी बना दीजिए क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टियां तो हमारी हैं। खैर बहरहाल वो वक्फ बोर्ड इसके अंदर पार्टी बन गया। अब यहां पर क्या होता है कि दिल्ली हाईकोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट लगातार ऑर्डर कर रही है कि इन ऑर्डर्स को आप एग्जीक्यूट करिए, लेकिन दिल्ली की सरकार और वक्फ बोर्ड कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो जब मजबूरन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 2017 में सबसे पहले तो कामयाबी यह मिली कि वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने का ऑर्डर किया, तो दिल्ली में पहली बार वक्फ ट्रिब्यूनल 2017 में बना, जो अल्लाह का शुक्र है हमारी पिटीशन के जब ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया तब बना। और उसके बाद में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, जो दिल्ली की रेवेन्यू के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब, तो डिविजनल कमिश्नर साहब को कोर्ट में उन्होंने बुला लिया कि आप सब पेश हो जाइए कोर्ट के अंदर, अब बताइए क्यों प्रॉपर्टियां खाली नहीं हो रही हैं। उसके बाद में जब कमिश्नर साहब को बुला लिया गया, डिविजनल कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने दौड़ भाग करनी शुरू करी। तब जाकर के उन्होंने 7 प्रॉपर्टियां खाली करवाई और उसके बाद में 5 प्रॉपर्टियां और खाली करवाई। यानी कुल टोटल 5 साल की जद्दोजहद के बाद में 990 में से सिर्फ 12 प्रॉपर्टियां खाली करवाई। और वो 12 प्रॉपर्टियां खाली करवाने के बाद में इन लोगों को क्या लगने लगा, वक्फ बोर्ड वालों को और दिल्ली की सरकार को, कि शाहिद साहब जो ये कर रहे हैं ये तो पूरे का पूरा वक्फ के निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं, या वक्फ प्रॉपर्टियां अगर ये खाली हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी लोग भ्रष्ट किस्म के लोग हैं, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ को है। तो इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाई। वो एप्लीकेशन ये लगवाई कि साहब इन प्रॉपर्टियों का मालिक तो वक्फ बोर्ड है और प्रॉपर्टियां खाली होने के बाद भी वक्फ बोर्ड के पास आती हैं और वक्फ बोर्ड खूब विजिलेंट है, तो फिर वक्फ बोर्ड ही इन केसेस को क्यों ना करे, क्यों शाहिद साहब इन केसेस को कर रहे हैं और हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि इन सारी वक्फ प्रॉपर्टियों को हम खाली करवाएंगे। यहां पर एक बात मैं और बताऊं कि जो 12 प्रॉपर्टियां खाली हुई और जो वक्फ बोर्ड के पास गई, तो वक्फ बोर्ड के लोगों ने अंडर द टेबल पैसे लेकर के उन प्रॉपर्टियों को रीलेट करना शुरू किया। जब हमें इंफॉर्मेशन लगी तो हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट पे पिटीशन लगाई
कि साहब इनको रिलेट ना किया जाए और उसके लिए बाकायदा रूल्स बने और इनका एक ओपन टेंडर हो, अखबार के अंदर उसका टेंडर निकले, ताकि जो उसकी इनकम है, जो मार्केट रेंट है, कम से कम वो तो उनका आ जाए। उस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए और उसके बाद में उन सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को इतना मुनाफा हुआ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों को 20,000 रुपए तनख्वाह कर दी। इतना ज्यादा पैसा हुआ यहां पर वक्फ बोर्ड के पास में कि उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया। तो हमारी पिटीशन से वक्फ बोर्ड को फायदा हुआ, लेकिन जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों पर काबिज हैं, जिनके सरकारी तमाम चैनल्स होते हैं, सांठगांठ होती हैं, उन लोगों ने पिटीशन में क्या कहलवाया, एफिडेविट क्या लगवाया सरकार की तरफ से कि इसका मालिक तो वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड चूंकि अपनी प्रॉपर्टियों की हिफाजत करना जानता है, वो कर लेगा, मालिक वही है, शाहिद साहब कौन है, इसलिए इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। यहां पर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। इसी बीच में हमने एक दूसरी पिटीशन लगाई 2017 में। 2017 में हमारे सामने जब चूंकि इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो एक और बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। सर इस चीज को जरा गौर से सुने, मेरी सबसे गुजारिश है कि एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। वो ये था कि अकेले दिल्ली में 320 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने पिछले 70 साल में भारत की सरकार ने एक्वायर की। दफा 50 वक्फ एक्ट का यह कहता है कि भारत की सरकार वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर नहीं कर सकती है, सिर्फ एक शर्त पर एक्वायर कर सकती है, वो पब्लिक पर्पस हो और कंसर्न वक्फ बोर्ड से इजाजत लिखित में ली गई हो, यानी कि उनकी कंसेंट दी गई हो। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। 320 प्रॉपर्टियां एक्वायर कर ली। हमने वक्फ बोर्ड को लिखा कि भाई आपने क्या इनको इजाजत दी इन वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर करने की? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि हमने इन वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर करने की कोई इजाजत नहीं दी है। यानी कि दफा 50 जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट के कानून का उल्लंघन खुद सरकार कर रही है। अब हम कहां जाएंगे? फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए दोबारा से 320 वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए। अब आप अंदाजा करिए इस चीज का। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये बात आई, हमने कहा 70 साल में ये प्रॉपर्टियां एक्वायर हुई हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मिस गीता मुत्तल साहब थी, ये चीफ जस्टिस थी। इन्होंने कहा, इन अल्फाजों में जरा गौर करें, शाहिद साहब 70 साल से कहां थे आप? तो मैंने कहा जी मैं तो 70 साल का नहीं हूं, मैं तो 45 साल का हूं। बोले आप होंगे, मैं आपकी कम्युनिटी की बात कर रही हूं कि 70 साल में आपकी प्रॉपर्टियां एक्वायर कर रही है सरकार, कानून के खिलाफ कर रही है। कानून ये है, फिर भी आपके लोग तो सारे के सारे वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे होते हैं, चेयरमैन से लेकर के मेंबर, तमाम लोग सारे मुस्लिम ही तो होते हैं। वो लोग, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया इस चीज को? कभी भी 70 साल को एक दिन में तो नहीं होता है, 70 साल में तो कितने हजारों लाखों दिन हो गए, क्यों उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया गया? इस बात पर गुस्से में आकर के ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें नोटिस किए सरकार को कि सरकार जवाब दे कि आखिर इन जमीनों को किस कानून के तहत एक्वायर किया गया है। आप यकीन जानिए 2017 से लेकर के 2019 तक भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि किस कानून के तहत उनको एक्वायर किया है। इसमें भी इन लोगों ने, वक्फ बोर्ड ने फिर वही वाली पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी क्या थी कि साहब शाहिद साहब को इन चीजों से आप दूर करें किसी भी तरह से। अगर शाहिद साहब वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए इस तरह से लड़ते रहे तो जो बंदर बाट हो रही है वक्फ प्रॉपर्टियों की वो नहीं होगी, और जो लोग, इन लोगों की दुकान चलती है इलीगली, जो ये अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, जो भी लोग लेते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। आज अच्छे लोगों की वजह से ही यहाँ पर ये लाइव चल रहा है, तमाम दुनिया भर इसको देख रही है। तो ये लोगों की दुकानें बंद होने लगी तो उन लोगों ने एक सांठगांठ करके पिटीशन लगवाई, और सेम पिटीशन वहां पे लगवाई कि साहब इन वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक शाहिद साहब नहीं है, इन वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक तो वक्फ बोर्ड है। सही बात है, वक्फ बोर्ड मालिक है। तो ये प्रॉपर्टी जब वक्फ बोर्ड के पास ही आएंगी और वक्फ बोर्ड विजिलेंट है और वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी बन गया है, तो वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टियों को खुद खाली करवाएगा। और ये एक्विजिशन जो है, जो 72-70 साल में एक्वायर किए प्रॉपर्टियां, इनको भी वक्फ बोर्ड चैलेंज करेगा। तो 2 ऑर्डर है, मैं अनवर अली सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो 2 ऑर्डर यहां पर स्क्रीन पर भी डाल दें। वो 2 ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किए। एक ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया आपके अक्टूबर 2019 में, 11 अक्टूबर 2019 को, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अक्टूबर 2019 में ऑर्डर किया, आप देखिए इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पैरा 2 में लिखा हुआ है, इट अपीयर्स दैट द पिटिशनर इज वाइजर देन द ओरिजिनल ऑनर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बात मानी कि लगता है हमें भी कि शाहिद साहब जो हैं वो वक्फ बोर्ड से ज्यादा वाइजर है वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर के।
लेकिन बाद में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा इसी ऑर्डर में, चूंकि इसमें वक्फ बोर्ड इनका मालिक है और वक्फ बोर्ड के पास में पूरा एक सेटलमेंट होता है, पूरा एक उनके पास मैनेजमेंट होता है, और वक्फ बोर्ड यहां पर कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि हम इन प्रॉपर्टियों को खाली करवाने के लिए वचनबद्ध हैं, हम इनको खाली करवाएंगे। और चूंकि मेरी पिटीशन में ऑर्डर हो चुके हैं तो उन्हीं ऑर्डर को आगे लेके वो चलेंगे, इसलिए शाही साहब की इस पिटीशन की जरूरत नहीं है। हमारी इस पिटीशन को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज किया इन ग्राउंड्स पर यह लिखते हुए कि हालांकि शाही साहब ज्यादा वाइजर हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टियों का मालिक वक्फ बोर्ड है, प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के पास आनी है, ऑर्डर हम खाली करने के कर चुके हैं, अब ये वक्फ बोर्ड की न कार्रवाई करनी इनको खाली करवाने के लिए, इसलिए इस पिटीशन की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली जो पिटीशन थी हमारी, जिसका नंबर था 7545 ऑफ 2017, जो पिटीशन में 320 प्रॉपर्टियों के लिए की थी फाइल, उन प्रॉपर्टियों के लिए भी सेम चीज दिल्ली गवर्नमेंट ने और वक्फ बोर्ड ने कही थी। यहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तकरीबन सेम बात कही और इस पिटीशन को खारिज किया था 4 दिसंबर 2019 को, यही बात कहते हुए कि यहां पर साहब वाइजर हैं शाहिद साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड ने यह अंडरटेकिंग दी कि हम अपने हिसाब से अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, इन एक्वायर्ड प्रॉपर्टियों को वापस लेने के लिए अपने हिसाब से अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, इसलिए शाहिद साहब की पिटीशन को खारिज कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लिबर्टी देते हुए हमारी पिटीशन को खारिज की 4 दिसंबर 2019 को। 4 दिसंबर 2019 से आज हम बैठे हुए हैं अगस्त 2020 में, और दूसरी पिटीशन खारिज की थी 11 अक्टूबर 2019 को, यानी कि तकरीबन एक पिटीशन में 8 महीने हो गए और एक पिटीशन में 12 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और एक पिटीशन में आपके 10 महीने हो गए। लेकिन अभी तक भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने या दिल्ली की सरकार ने दोनों पिटीशन में जो ऑनरेबल कोर्ट में वादा करके आए थे कि हम प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए वचनबद्ध हैं, हम खाली करवाएंगे, और दूसरी पिटीशन में यह कहा था कि साहब इनके एक्वायरमेंट को कैंसिल करने के लिए हम अलग से पिटीशन डालेंगे, दोनों में से कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये मैंने आपको थोड़ी सी कोर्ट की चीजें बताई। अब आप देखिए इन प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है सर। जो अभी मैंने बताया 320 प्रॉपर्टियां जो मैंने 2017 में फाइल की थी, उन 320 प्रॉपर्टियों में जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी है वो 25,000 स्क्वायर यार्ड्स की है, और जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो 1.25 लाख स्क्वायर यार्ड्स की है, यानी कि तमाम प्रॉपर्टियां 25,000 से लेकर के 1.25 लाख स्क्वायर यार्ड्स तक हैं। अब ये जो इतनी प्रॉपर्टियां हैं, हम इन 320 प्रॉपर्टी को अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि इन सारी प्रॉपर्टियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो सिर्फ 25,000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं है, मान लेती हैं हम, फर्ज कर लेती हैं हम, अगर 25,000 प्रॉपर्टियां 320 प्रॉपर्टियां 25,000 गज की हैं और वो दिल्ली में तमाम प्रॉपर्टियां प्राइम लोकेशंस पर हैं, इनको अगर हम स्क्वायर फीट में तब्दील करें तो स्क्वायर फीट में तब्दील करने के लिए इनका 9 से हम गुणा करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने पर इनका साइज निकल के आ जाता है 2,25,000 स्क्वायर फीट। 2,25,000 स्क्वायर फीट निकल के आ जाता है एक प्रॉपर्टी का साइज। तो एक प्रॉपर्टी का साइज हो गया 2,25,000 स्क्वायर फीट। अब जो यहां पर मार्केट रेंट है दिल्ली में, जो प्राइम लोकेशन से, वहां 80 रुपए भी स्क्वायर फीट है, 50 रुपए स्क्वायर फीट भी है, 70 रुपए स्क्वायर फीट भी है। हम 50 रुपए स्क्वायर फीट भी नहीं मानते, हम 40 रुपए स्क्वायर फीट भी नहीं मानते, हम 30 भी नहीं मानते, 25 भी नहीं मानते, हम कम से कम 20 रुपए स्क्वायर फीट रेंट मानते हैं सर। 20 रुपए स्क्वायर फीट अगर है प्रॉपर्टी का रेंट, तो एक प्रॉपर्टी का रेंट एक महीने में जो निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है आपका ये अगर हमारे पास 9 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया 7,20,000 स्क्वायर फीट हो गया 320 प्रॉपर्टी का। अगर हम इसे 20 से गुणा कर देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा टोटल रेंट जो एक साल का आएगा वो 17,280 मिलियन, यानी 17,280 लाख करोड़ रुपया एक साल का रेंटल इन सिर्फ 320 प्रॉपर्टियों से आ रहा है। सर मैं रिपीट कर रहा हूं, 17,280 लाख करोड़ रुपया इन 320 प्रॉपर्टियों से रेंटल एक साल का आता है, जो भारत की सरकार ने गलत तरीके से एक्वायर की हैं, जो कि खाली हो सकती थी हमारी पिटीशन में भी, जो कि अब भी खाली हो सकती हैं, क्योंकि दफा 50 का वायलेशन है जो कोर्ट में माना भी है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी यही स्टैंड है कि दफा 50 का वायलेशन है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है हमें इसका कंपेंसेशन भी नहीं मिला। तो ये जो पैसा है 17,280 लाख करोड़ रुपया, एक साल का रेंटल, ये पैसा किसका है? ये पैसा यतीमों का, गरीबों का, मजलूमों का, मुफलिसों का, ये पैसा बेवाओं का, ये पैसा इमामों का, ये पैसा तमाम गरीबों का पैसा है, ये पैसा हम सब का पैसा है। 17,280 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 320 प्रॉपर्टियों का होता है एक साल का किराया। अब इस एक साल के पैसे में आप मुझे बताइए 17,280 लाख करोड़ रुपए से क्या आप हर साल एम्स से अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोल सकते? क्या आप एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सकते? क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज कायम नहीं कर सकते? क्या आप और दूसरी चीजें कायम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इतने पैसे से हर साल एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल खोल सकते हैं जहां पर एडमिशन कराने के लिए लोग सिफारिशें लेकर घूम रहे हों। अब यहीं पर दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाता हूं, दूसरी पिटीशन पे। उसमें 990 प्रॉपर्टियां हैं। 990 प्रॉपर्टियों में से सिर्फ 12 प्रॉपर्टी खाली हुई। 12 प्रॉपर्टियों से इतना रेंटल वक्फ बोर्ड के पास आ गया कि उसने यहां पर दिल्ली में 20,000 रुपए तनख्वाह कर दी इमामों की, और पैसा यहां पर उन्होंने तमाम जगह बांटना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी हमारे साहब जा रहे थे वहां पर कहीं लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 50 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 10 लाख रुपए दे रहे हैं इमदाद के तौर पे। तो सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से जब 990 प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती तो कितना किराया हमारे पास का होता? तो मैं अकेले खाली दिल्ली की बात करूं मिसाल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास बहुत बड़ा जखीरा है, रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। अगर मैं खाली दिल्ली की बात करूं, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा हूं, हम हर साल 5 चीजें कायम कर सकते हैं। हर साल 5 चीजें सिर्फ रेंटल इनकम से। वो 5 चीजें, एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक हम डीपीएस काइंड का कॉलेज यानी 12वीं क्लास तक का, और बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक हम इसमें खोल सकते हैं। अब हमारे पास एक साल में इतनी कमाई हुई, अगले साल हमारे पास में फिर इतनी कमाई हो रही है, उसके बाद में हर साल हमारे पास इतनी कमाई हो रही है। पहले साल का इन्वेस्टमेंट हमने इन 5 प्रॉपर्टियों पर कर दिया जो हम खोल लें, एम्स अच्छा हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसा कॉलेज, तमाम पॉलीक्लिनिक। हम हर साल अगर ये खोल लें, 5 साल तक का आप टारगेट ले लीजिए, एक तो इससे हर साल कम से कम हम 5,000 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। 5 साल में 25,000 आदमियों को रोजगार हो गया। जो प्रोजेक्ट हमने आज शुरू किया वो 5 साल बाद वो आपका प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो यानी कि 5 साल बाद में जो आपका पहला प्रोजेक्ट था उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, और यही 6वें साल में फिर दूसरे प्रोजेक्ट ने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। यानी उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक जो आपने 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बनाए, आपके पास में हर साल जो पैसा आ रहा है वो पैसा आपका द्योड़ा और चौथा गुना और 10 गुना और 15 गुना होना शुरू हो गया। अब आप सोचिए कितना पैसा आपके पास वक्त के जरिए आ रहा है, आप अकाउंट भी उसका नहीं लगा सकते हैं ढंग से। तो मुझे बताइए, जिसके पास में इतनी बड़ी तादाद हो प्रॉपर्टियों की और इतनी वक्त प्रॉपर्टियां हो, अगर हम उसको मार्केट वैल्यू में तब्दील करें तो हर हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो भी माँ के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, वो कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतनी अमीर कौम है ये हमारे मुल्क के अंदर, और हमारे पास में खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, दवाएं नहीं होती, हमारे पास कोई चीज नहीं होती। इतने पैसे से बताइए हमारी जो बस्तियां हैं किस कदर खिल सकती हैं, क्या क्या वहां पर नहीं हो सकता है, हमारे लोगों के लिए क्या नहीं हो सकता। और एक चीज और, जब हॉस्पिटल खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, पॉलीक्लिनिक खुलेंगे, तमाम और जो दूसरी चीजें होती है सोसाइटी के अंदर वो होंगी, तो पूरा हिंदुस्तान ही आगे बढ़ेगा ना। उसमें खाली मुस्लिम कौम तो आगे नहीं बढ़ेगी, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हमारे पास इन वक्त प्रॉपर्टियों से इतना पैसा होगा कि हम हिंदुस्तान का बजट भी फाइनेंस कर सकते हैं। इतनी बड़ी मिकदार हमारे पास है, इतनी बड़ी सब चीज हमारे पास है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब ये हो क्यों नहीं रहा है? मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया अभी कि हमने वक्त प्रॉपर्टियां खाली करवाने का मिशन चलाया, हमने इतनी वक्त प्रॉपर्टियां ढूंढी, जैसा अभी कहा अजबार साहब ने।